एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस यानी जैव भौगोलिक प्रमाण। पहले हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी की। बायोजियोग्राफी यानी स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एनिमल यानी जानवरों और पौधों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, उसी की स्टडी ही क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफी कहलाती है। अब इसमें दो टर्म आते हैं। पहला है फौना। फौना यानी डिफरेंट एनिमल स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, अपने लोकेलिटी की बात कीजिए, उसमें एक एरिया में एनिमल की कितनी स्पीसीज़, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, वही उस एरिया का फौना कहलाता है। सेम इसी तरीके से दूसरा है फ्लोरा। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया, यानी आप अपने लोकेलिटी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करिए, उस एरिया में प्लांट की कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, कितने टाइप के प्लांट हैं, वही उस एरिया का फ्लोरा कहलाएगा। और इसी फौना और फ्लोरा को आधार बना के अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने पूरी अर्थ को 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया, और वो 6 मेजर एरिया जो हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला है पैलियार्कटिक रीजन, दूसरा है नियो आर्कटिक रीजन, तीसरा है नियो ट्रॉपिकल रीजन, चौथा है ओरिएंटल रीजन, पांचवा है इथियोपियन रीजन, और लास्ट है छठवां ऑस्ट्रेलियन रीजन। अब बात करते हैं कि जब अर्थ को डिवाइड किया गया 6 मेजर पार्ट में, तो इन 6 मेजर पार्ट में कौन कौन सी एरिया आती है। तो अगर हम पैलियार्कटिक रीजन की बात करें तो इसमें पूरा यूरोप आता है, हिमालय से उत्तर का जितना भी भाग है एशिया महाद्वीप का वो आएगा, और सहारा रेगिस्तान से उत्तर का अफ्रीका वाला रीजन इस पैलियार्कटिक रीजन में आता है। नियो आर्कटिक रीजन में उत्तर अमेरिका का जो क्षेत्र है वो आता है। नियो ट्रॉपिकल रीजन में मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका का रीजन आता है। ओरिएंटल रीजन में हिमालय से दक्षिण का एशिया महाद्वीप का जो भी रीजन है सब इसमें आता है। इथियोपियन रीजन में सहारा रेगिस्तान से दक्षिण का अफ्रीका जो है ये सारा रीजन इसमें आता है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलियन रीजन, और ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया और उसके निकटवर्ती जो द्वीप हैं वो पूरा रीजन इसमें आता है। अब बात करते हैं कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में पहले एग्जाम्पल की। इसमें जो पहला एग्जाम्पल आता है वो है डार्विन फिंचेज का। डार्विन फिंचेज जो हैं स्मॉल साइज्ड ब्लैक बर्ड होती हैं,
और ये स्मॉल साइज ब्लैक बर्ड गैलापागोस आइलैंड पे पाई जाती हैं। और ये गैलापागोस आइलैंड जो है ये छोटे छोटे 22 आइलैंडों का समूह है और ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। डार्विन जब अपनी नेचुरलिस्टिक थ्योरी के सफ़र पे थे तब ये जब गैलापागोस आइलैंड पे ये गए और जिस शिप से गए उस शिप का नाम था HMS बीगल। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे उस आइलैंड पे छोटी छोटी फिंचेज यानी छोटी छोटी चिड़िया थी और ये चिड़ियों की जो वैरायटी थी ये 20 अलग अलग वैरायटी की थी और सेम एक जैसी ही दिखती थी। अंतर बस इस बात का था कि इनकी साइज़ में थोड़ा डिफरेंस था और इनकी बीक शेप में। और बीक शेप में डिफरेंस इस वजह से था क्योंकि ये इनकी जो फूड प्रैक्टिस थी वो डिफरेंट फूड प्रैक्टिस थी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्लांट की पत्तियों को खाती थी तो कोई इंसेक्ट को खाती थी। तो सबकी अलग अलग फूड हैबिट की वजह से इनकी बीक में अलग अलग मॉडिफिकेशन हुए। और डार्विन ने ये देखा कि इस तरीके से उनके दिमाग में ये आया कि ये एक ही चिड़िया से इन सारी वैरायटीज़ का इवोल्यूशन हुआ होगा। और ठीक उसी टाइम डॉक्टर डेविड लैक ने ये बताया कि ये जो 20 वैरायटी हैं ये जो 20 वैरायटी का इवोल्यूशन हुआ है ये एक ही सिंगल ग्रेन ईटिंग बर्ड से हुआ। और ये जो एग्ज़ाम्पल आता है ये इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम रिलेट करें होमोलॉगस में तो ये एग्ज़ाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी यही है कि किसी भी एक स्पीसीज़ से जब डिफरेंट स्पीसीज़ इवॉल्व होती हैं तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ये डिफरेंट स्पीसीज़ का इवोल्यूशन क्यों होता है? बस ये इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग सबकी इन्वायरमेंट कंडीशन है, अलग अलग फूड हैबिट है। इस वजह से जब भी कोई स्पीसीज़ किसी आइलैंड पे रहती है या किसी भी एरिया में रहती है और वहाँ कोई भी एक स्पीसीज़ है जब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रहती है और वहाँ का वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार से बदलता है तो विभिन्न प्रकार की फूड हैबिट या कंपटीशन की वजह से उनके अंदर चेंजेस आते हैं और उनसे नई स्पीसीज़ डिफरेंट टाइप की इवॉल्व होती हैं और इसी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और डार्विन फिंचेस जो हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये माना जाता था कि पहले ये जितने भी महाद्वीप हैं ये पहले ही सिंगल लैंड मास पहले एक साथ ये जुड़े थे और एक सिंगल लैंड मास के रूप में थे और इस सिंगल लैंड मास को पैंजिया नाम दिया गया था। और इस पैंजिया पे जितने भी स्पीसीज़ थी जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बताएं, मान लीजिए ऐसे ही सब एक दूसरे से जुड़े ही थे और इसके सेंटर में स्पीसीज़ थी, कोई स्पीसीज़ इसके सेंटर में थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये पैंजिया में दरार आई और ये दरार इस वजह से हुई क्योंकि जो भौगोलिक उथल पुथल हुई या जियोग्राफिकल चेंजेज आए और इस चेंजेस के दौरान
ये पैंजिया जो है ये टूटा और जितने भी महाद्वीप थे ये एक दूसरे से अलग हुए, कुछ एक दूसरे से जुड़ के नए महाद्वीप बनाए, कुछ एक दूसरे से अलग हुए और इस तरीके से अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो जब ये अलग हुए तो ऐसे ये अलग हो गए। अब ये स्पीसीज़ यहाँ, ये स्पीसीज़ इस पे, ये स्पीसीज़ इस पे, ये स्पीसीज़ इस पे। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल मिलते हैं ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पे ये मिल रहे हैं तो इस पे भी ये मिल रहे हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में समुद्र या कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर है तो ये स्पीसीज इस महाद्वीप से इस महाद्वीप पे कैसे पहुंची। तो माना जाता है कि इस महाद्वीप से ये इस महाद्वीप पे जब पहुंची उससे पहले ये दोनों महाद्वीप आपस में एक रहे होंगे और जब ये समय के साथ अलग हुए तो इस पे रहने वाली स्पीसीज भी अलग अलग महाद्वीप पे प्रेजेंट हैं। और ये जो एग्जांपल आता है ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। पहला है एलिगेटर। इसमें हम जितने भी जानवर लेंगे उसके हम नेचुरल हैबिटेट की बात करेंगे कि वो नेचुरली कहाँ प्रेजेंट है। अब आज के वक्त में तो सारे जानवर हर महाद्वीप पे प्रेजेंट हैं क्योंकि वो मनुष्यों द्वारा इधर उधर लाए गए, लेकिन नेचुरल हैबिटेट कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो एलिगेटर जो है ये अमेरिका और चाइना, मुख्य रूप से अमेरिका, ये जो है अमेरिका और चाइना में था। अब आप देखिए कि अमेरिका कहाँ है और चाइना कहाँ है। तो इसका मतलब जब अमेरिका और चाइना एक ही पैंजिया में जुड़े थे तब एलिगेटर थे, और जब ये डिवाइड हुआ तो एलिगेटर अमेरिका कुछ में भी प्रेजेंट थे और कुछ चाइना में चले गए। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए एलिफेंट का। और एलिफेंट जो है इंडिया और अफ्रीका महाद्वीप पे प्रेजेंट हैं। तो अब पहले ये माना जाता था और कि इंडिया जो है अफ्रीका से सटा हुआ था और बाद में इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ और इंडिया और अफ्रीका दोनों जगह ये एलिफेंट पाई जाती हैं। तीसरा एग्जाम्पल है लंग फिशेस का। और लंग फिशेस के 3 ग्रुप की अगर हम बात करें, प्रोटोप्टेरस, दूसरा ग्रुप है लेपिडोसाइरन, तीसरा है नियोसेराटोडस। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटोप्टेरस है ये प्रोटोप्टेरस अफ्रीका में पाई जाती हैं और ये सेकंड जो है ये साउथ अमेरिका में, और जो लास्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में। लंग फिशेस हाईली एडवांस फिशेस में आती हैं एक्सेप्ट कि इनमें लंग्स जैसी संरचना प्रेजेंट होती है। और इनके ये तीनों जो ग्रुप हैं ये पहला अफ्रीका में, दूसरा लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिका में, तीसरा नियोसेराटोडस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो लंग फिशेस के इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के भी हम समझ सकते हैं कि कैसे स्पीसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्लांट का। मंगोलिया और टुलिप जो ये प्लांट हैं ये चाइना और ईस्टर्न यूएसए में पाए जाते हैं।
और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये एग्जाम्पल भी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड पे या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जानवर जो हैं, वो जानवर हों चाहे वो प्लांट हो, वो स्पीसीज सीमित रह गई और उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग किसी महाद्वीप पे नहीं हो पाया। और इसमें हम लेते हैं पहला एग्जांपल जो आता है मार्सुपिलिया। मार्सुपिलिया जो है ये सब क्लास है मैमेलिया का, और इसके एग्जाम्पल हैं कंगारू, अपोसम। और ये कंगारू और अपोसम यानी ये जो मार्सुपिलिया है, ये जो सब क्लास है, ये सिर्फ एक ही जगह सीमित होकर रह गया और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये कहीं और नहीं जा पाए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ये सीमित होकर रह गए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जब ये सीमित होकर रह गए तो फिर ये मार्सुपिलिया में जो है चेंजेज आए और इनसे नई नई स्पीसीज बनी, और इस तरीके से ये भी एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के जो हैं एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें डिटेल में तो जो मार्सुपिलियल्स हैं, इन मार्सुपिलियल्स से मार्सुपिलियल मोल्स, और इनसे कंगारू, और तस्मानियन बुल्फ, और बात करें तो मार्सुपिलियल रैट, और इस तरीके से और भी स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ। और ये फॉर्मेशन इस वजह से हुआ, और ये एग्जांपल हैं अडेप्टिव रेडिएशन के, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में सीमित हो गए, और ऑस्ट्रेलिया में जब सीमित हो गए तो इससे अलग अलग स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से ये भी एक एग्जांपल आते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। अगर इसमें हम बात करें और कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे मार्सुपिलियल्स हैं और जगह पे मार्सुपिलियल्स नहीं हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो जब मीसोजोइक एरा में जब पैंजिया था यानी ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं था, उस वक्त पूरे पैंजिया पे जो है वो प्रिमिटिव मैमल्स की ओरिजिन हो चुकी थी, और ये प्रिमिटिव मैमल्स प्रोटोथीरिया और मार्सुपिलिया थे। और प्रोटोथीरिया और मार्सुपिलिया ये पैंजिया में प्रेजेंट थे, और ये पूरे पैंजिया पे थे। और चूँकि जब मीसोजोइक एरा का एंड हुआ तो एंड के वक्त ये जो पैंजिया है, इस पैंजिया ये अलग अलग हो गया। और जब पैंजिया अलग हुआ, यानी यूँ कहें पैंजिया में विखंडन हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और एशिया अलग हो गया। और ऑस्ट्रेलिया पे प्रोटोथीरिया और मार्सुपिलिया प्रेजेंट थे और एशिया पे भी प्रेजेंट थे, लेकिन मीसोजोइक एरा के एंड में जो है एडवांस मैमल
की ओरिजिन हुई। और ये एडवांस मैमल कौन थे? ये जो एडवांस मैमल थे ये यूथीरिया था। और यूथीरिया चूँकि ये कार्निवोरस थे इसलिए ये एशिया में पाए जाने वाले प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया को खा के ख़त्म कर दिए और यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूथीरिया डोमिनेंट हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही अलग हो चुका था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया पे यूथीरिया नहीं पाए गए। और यूथीरिया नहीं जब इस पे थे तो इस पे प्रोटोथीरिया और मार्सुपिलिया डोमिनेंट हो गए। इसी वजह से आज भी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, अपोसम या मार्सुपिलियल्स की जितनी वैरायटी हैं वो देखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के साथ साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के भी अच्छे प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे मार्सुपियल्स के साथ साथ प्लेसेंटल मैमल्स भी मिलते हैं। अगर हम मार्सुपियल्स की बात करें तो ये विविपेरस होते हैं और ये एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज में ही ये इन बच्चे को जन्म दे देते हैं और बाकी बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है आउटसाइड द मदर बॉडी एक पैकेट में होता है। जैसे आप कंगारू को देख लीजिए, कंगारू की मदर के पास एक पैकेट होता है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं और उसमें फर्दर उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लेकिन मार्सुपियल से ज़्यादा एडवांस कैटेगरी है प्लेसेंटल मैमल्स की। इसमें क्या है कि प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर अपने बच्चे को फीड कराती है और एक डेवलप बच्चे को जन्म देती है। तो ये एक एडवांस कैटेगरी है, ये एक प्रिमिटिव कैटेगरी है। लेकिन दोनों में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है कि जब दो स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एक सेम इन्वायरमेंट में रहती है तो उन दोनों के कैरेक्टर भी एक जैसे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे बैट के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स ये एनालॉगस ऑर्गन हैं लेकिन दोनों उड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है, एनालॉगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अच्छे उदाहरण हैं। इसमें अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल्स की और मार्सुपियल्स की, तो अगर हम बात करें तो अगर मोल को देखिए और इसमें मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल ये एक ही जैसे दिखते हैं और कोई चेंजेस नहीं है, बहुत मतलब लेस चेंजेस है, एक ही जैसे दिखते हैं और एक ही टाइप के फूड हैबिट है इनकी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें एंट ईटर, और इधर हम बात करें नम्बेट की, तो ये भी लगभग सेम है। और इसी की तरह और हम बात करें प्लेसेंटल में, अगर हम बात करें माउस की और इधर बात करें मार्सुपियल माउस की, तो ये भी सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। और इसी के साथ अगर हम इसमें और एग्जांपल लें तो इधर वुल्फ और इधर तस्मानियन वुल्फ, इनमें भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम देखें तो इधर लेमूर और इधर बात करें इधर स्पॉटेड खसखस की बात करें तो इनमें भी सिमिलरिटी मिलती है। कहने का ये है आशय कि इधर प्लेसेंटल मैमल्स में और इधर मार्सुपियल मैमल्स में ये चूँकि एक ही टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं और एक सीमित जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, इस वजह से इनके अंदर काफ़ी दो अलग अलग स्पीसीज़ होने के बाद भी, दो अलग कैटेगरी होने के बाद भी इनके अंदर काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। और ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का।